हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जावा फॉर आईसीएसई। तो जो ये 2024 में पेपर हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें जो सेक्शन ए में आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो सेक्शन बी वाले में जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे जो क्वेश्चन थे, इनके बारे में मैंने एक-एक वीडियो सेपरेट करके बनाया हुआ है और इनके क्वेश्चन जो होते हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल में कैसे उसके प्रोग्राम बनाए जाएँगे, कैसे ड्राई रन होगा और उसको मैंने ब्लूजे पे रन भी करा के दिखाया हुआ है कि वो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ठीक है? तो इस पूरी सीरीज़ में आज हम लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है कि डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द जीमेल आईडी एंड चेक फॉर इट्स वैलिडिटी। अ जीमेल आईडी इज वैलिड ओनली इफ इट इज हैश @ डॉट जीमेल और कॉम। कहने का मतलब है कि एक हमको क्लास डिफाइन करनी है और एक जीमेल आईडी यूजर से एक्सेप्ट करनी है और चेक करना है इसकी वैलिडिटी। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी हम ईमेल आईडी यूजर से एंटर करवा रहे हैं तो क्या वो ईमेल आईडी वैलिड है, और वैलिड होने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ICSE2024@gmail.com। अगर ये ईमेल आईडी एक यूजर ने एंटर की है तो ये क्या है, एक वैलिड जीमेल आईडी है। ये कैसे पता चलेगा कि वैलिड है इनवैलिड है? अगर इसमें जैसे ये जो पार्ट है हमारा आईसीएसई 24 जो लिखा है 2024, अगर ये जो यूजर नेम है तो यूजर नेम तो कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है, यूजर नेम है ना? ये यूजर नेम है और @ के बाद जो होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम। तो डोमेन नेम तो जो यहाँ पे लिखा है ये तो कंपलसरी है, ये रहना चाहिए किसी भी मेल आईडी में एज इट इज। लेकिन जो यूजर नेम है, यूजर नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमको चेक क्या करना है कि @ के बाद जो है जीमेल लिखा होना चाहिए और डॉट के बाद यहाँ पे कॉम लिखा होना चाहिए, यानी कि COM लिखा होना चाहिए। तभी ये क्या होगी, एक वैलिड ईमेल आईडी होगी। और वैलिड में क्या-क्या हम चेक कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे अगर लगा है तो केवल एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि यहाँ पे आईसीएससी के पहले भी लगा है, बीच में भी लगा, कई सारे हो गए। तो तब भी वो हमारी इनवैलिड ईमेल आईडी होगी, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो ऐसे ही डॉट को भी चेक करना है कि डॉट सिंबल जो है वो कितनी बार आया हुआ है ना? तो डॉट सिंबल जब एक ही बार हमारा डॉट सिंबल भी आना चाहिए, एक ही बार जो है सिंबल भी आना चाहिए, तब वो क्या होगी, हमारी वैलिड ईमेल आईडी होगी। तो इसकी लॉजिक क्या लगाएँगे, कैसे लगाएँगे? आइए इसको जो है हम लोग नेक्स्ट पेज से देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है? देखिए, इसमें लॉजिक क्या लगाना है हम लोग को। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग एक यूज़र से एंटर करवाएँगे, जैसे यहाँ पे s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, ये अगर हम लाइन लिखते हैं तो क्या करता है, यूज़र से एक वैल्यू स्ट्रिंग एंटर करने के लिए ये रेडी हो जाता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए ये जो ईमेल आईडी है ये यूज़र ने एंटर किया, तो जैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं हम लोग ICSE ICSE 2024 @gmail.com। ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है ना? तो आप लोगों को जैसे पता है कि स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब भी वैल्यूज़ जो इनकी होती हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, एक-एक इंडेक्स होते हैं। जैसे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके ये पूरे के पूरे इंडेक्स बने हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रैवर्स करते हैं। कैसे? लूप के थ्रू। तो जब भी हम लूप के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे, तो हर एक इंडेक्स की वैल्यू को निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जैसे कैरेट फंक्शन होता है। कैरेट फंक्शन क्या करता है कि जो भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे देते जाएँगे, जैसे 0 दिया, तो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या निकल के आएगा? I। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या देते हैं?
1 इंडेक्स देते हैं तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे क्या निकल के आएगा, सी। तो ऐसे ही अगर 1 2 3 4 इस तरीके से इंडेक्स चलाते जाएंगे तो यहाँ पे एक एक वैल्यू क्या होगी, निकल के आती जाएगी। तो एक एक वैल्यू जो निकल के आ रही है, जैसे आई सी एस ई, ये जो है हमारी वैल्यू निकल के आती जाएगी। तो इसी में ही हमको चेक करना है कि अगर जो सी एच यहाँ पे, अगर मान लीजिए हम इसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर कर रहे हैं सी एच नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर इफ में कि जो सी एच की वैल्यू है अगर वो किसके बराबर है, एट द रेट के। तो एट द रेट की वैल्यू को हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे जो है कितनी बार एट द रेट आ रहा है। तो एट द रेट की वैल्यू को काउंट करने के लिए यहाँ पे जैसे 80 नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और इसकी वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हम क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमको चेक करना है कि अगर एक ही हमारा एट द रेट होगा तभी वो क्या होगा, वैलिड ईमेल आईडी होगा। और एक ही क्या होना चाहिए, डॉट भी होना चाहिए। तो दोनों की कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी, क्या क्या, कि जैसे सी एच इक्वल टू या तो एट द रेट हो, और या तो सी एच की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू डॉट हो। डॉट का मतलब ये डॉट सिंबल लगा के चेक करेंगे कि डॉट कितनी बार आ रहा है। तो अगर डॉट सिंबल को भी चेक करना है तो डॉट की वैल्यू एक वेरिएबल ले लेंगे और इसको भी इंक्रीज कर देंगे। तो दोनों की दोनों वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी है। जैसे इस पूरे स्ट्रिंग में जब ट्रैवर्स होगा तो एक एक इंडेक्स चेक करता जाएगा, क्या ये जो है आई एट द रेट के बराबर है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो एट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और ऐसे ही जब अगली बार चेक करेगा क्या जो है आई डॉट के बराबर है, तो ये भी नहीं, कंडीशन ट्रू है तो ये भी नहीं इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से जब चेक करता हुआ आएगा तो एट द रेट के पास जब 8 वाले इंडेक्स पे पहुंचेगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या एट द रेट के इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो ऐड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर आगे जब यहाँ पे अगली वैल्यू चेक करता जाएगा जी एम ए आई एल, उसके बाद जब डॉट मिलेगा तो डॉट यहाँ पे जब चेक करेगा तो इसकी भी कंडीशन सही हो जाएगी, तो यहाँ पे डॉट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि पूरे स्ट्रिंग में जो ऐड की वैल्यू मतलब एट द रेट की वैल्यू मिली है वो क्या मिलेगी, 1। और जो यहाँ पे डॉट की वैल्यू मिलेगी वो डॉट की भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो जब दोनों की वैल्यू 1 मिली हुई है तब हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, अब कंडीशन क्या अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे जो है इफ में कि जो डॉट की वैल्यू थी वो अगर डॉट की वैल्यू इक्वल टू 1 हो एंड ऐट की भी वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 1 हो, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग निकालेंगे। एट द रेट के बाद यहाँ पे जो भी इंडेक्स मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको निकालेंगे, और डॉट के बाद यहाँ पे जो कॉम लिखा हुआ है इसको निकालेंगे। और अगर इन दोनों को चेक करेंगे कि अगर ये जो एट द रेट के बाद लिखा हुआ है स्ट्रिंग वो जीमेल के इक्वल होना चाहिए, और डॉट के बाद जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग वो क्या होना चाहिए, कॉम के इक्वल होना चाहिए। तब जाके हमारा क्या होगा, ये एक वैलिड ईमेल आईडी होगा। ठीक है, तो आइए हम जो है प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, उसमें हम जो है आपको ड्राई रन करके बताते हैं कि कैसे इसमें जो है उसका ड्राई रन कैसे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो ब्लूजे का एक मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है प्रोग्राम बना के। तो देखिए इसमें हो क्या क्या रहा है। जैसे स्कैनर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब एक्सेप्ट करनी होती है तो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। दो वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हुई है। ऐट की वैल्यू जैसे 0 और डॉट की भी वैल्यू 0, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दोनों वैल्यू हमको काउंट करनी है कि कितनी है ना। तो ऐट की वैल्यू 0 और डॉट की भी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी हुई है। अगले वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एसओपी में जैसे यहाँ पे एंटर द मेल आईडी फॉर चेकिंग वैलिड और इनवैलिड, तो यहाँ पे जो है एक मैसेज यूजर को चला जाएगा कि क्या करना है हमको। तो यहाँ पे यूजर देख के समझ जाएगा कि हमको मेल आईडी एंटर करनी है और उसको चेक करके ये प्रोग्राम बताएगा कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे जैसे ही अगली वाली लाइन में लिखा मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, तो ये क्या करेगा कि एक वैल्यू एंटर करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू एंटर होगी वो आ जाएगी एस में। तो जैसे अगर मान लीजिए एस में कोई भी वैल्यू यूजर एंटर करता है तो एस में हम यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे abc@gmail.com। ये एक मान लीजिए यूजर ने एक मेल आईडी एंटर कर दी इसमें। ठीक है, तो अब देखिए ये लूप क्यों चला रहे हैं हम, और लूप चला कहाँ से रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और एस डॉट लेंथ का मतलब हो गया कि इस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उसमें हर एक लेटर जितने हैं उतने काउंट करके ये उतने टाइम तक चलाएगा लूप। ठीक है,
जैसे यहाँ पे अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये डॉट जो लिखा हुआ है, इस डॉट की भी इंडेक्सिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे जो लेंथ है इसकी एस डॉट लेंथ जो निकल के आ रही है, वो कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे टोटल जो लेटर्स हैं वो 13 है, ठीक है। देखिए जब हम काउंट करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तब हम 1 से काउंटिंग करेंगे जब लेंथ निकालनी होगी तो, ठीक है। और जब हमको जो है इंडेक्स निकालना होगा तो हम 0 से निकालेंगे, तो 0 से 12 तक जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे लूप जब चलेगा तो 0 से लेकर 12 तक यानी कि चलेगा पूरा पूरा। उसके बाद जब यहाँ पे वैल्यू निकलेगी एक एक, ये इसका रोल क्या होता है कैरेट का। तो कैरेट जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, जो भी हम इसमें इंडेक्स देते हैं उस इंडेक्स पे जो भी लेटर होता है उसकी वैल्यू ये निकाल के देगा। जैसे अगर आई की वैल्यू हम देखेंगे अभी, तो आई की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0 इंडेक्स पे क्या है अभी यहाँ पे, तो 0 इंडेक्स पे ए लिखा हुआ है। तो जो कैर सी एच है, सी एच की वैल्यू है, उसमें क्या लिख रहा है कि एस डॉट का मतलब इस पूरे स्ट्रिंग में क्या लिखा है, कैर एट, अब यहाँ पे आई का मतलब 0। तो 0 इंडेक्स पे पूछ रहा है कि कौन सा लेटर है, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, ए है। तो यानी कि जो सी एच में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए आएगी, ठीक है। तो जब ए वैल्यू आ गई यहाँ पे सी एच में, तो अब यहाँ पे इसको चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि इफ में जो सी एच है यानी कि जो ए है हमारा, क्या वो इक्वल है एट द रेट के, यहाँ पे इसको क्या करेगा, चेक करेगा। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए टी की वैल्यू है, एट द रेट की वैल्यू जो भी है वो हमारी इंक्रीज नहीं होगी। अगली बार जब चेक करेगा इफ में, तो यहाँ पे क्या चेक करेगा फिर से, इफ सी एच यानी कि ए जो वैल्यू है वो क्या इक्वल टू है डॉट के, डॉट के क्या इक्वल है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो इस तरीके से दोनों की दोनों जब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ पे ना तो ए टी की वैल्यू इंक्रीज होगी और ना तो डॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इस टाइम पे जो है, जब पहली बार आई की वैल्यू 0 थी और 0 पे इंडेक्स जो निकला ए, तो इस पे दोनों में किसी की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, है ना। तो इस तरीके से जब आगे लूप चलता जाएगा तो यहाँ पे 1 वाले पे भी दोनों इक्वल नहीं होंगे, ना बी एट द रेट के इक्वल होगा, ना बी यहाँ पे डॉट के इक्वल होगा। फिर इस तरीके से जब चेक करता आएगा तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे इसको डॉट मिलेगा। तो थर्ड इंडेक्स पे एट द रेट जब मिलेगा तो एट द रेट को चेक करेगा क्या इक्वल टू एट द रेट है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो ये 80 की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो 80 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अगली बार जब चेक करेगा अगली कंडीशन में क्या एट द रेट डॉट के इक्वल है, यहाँ पे एट द रेट क्या डॉट के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये अभी डॉट की वैल्यू 0 ही है। ऐसे ही चेक करते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, नाइन्थ वाले जब इंडेक्स पे पहुंचेगा तो इसको डॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या डॉट जो है एट द रेट के इक्वल है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है। लेकिन जो अगली वाली कंडीशन है डॉट क्या इक्वल है डॉट के, तो यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। तो जो डॉट की वैल्यू है वो एक इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग में जो 80 की वैल्यू है वो 1 मिली, और डॉट की जो वैल्यू है वो क्या मिली, ये भी 1 मिली हुई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग में जो लूप चल रहा है वो 0 से लेके स्टार्ट हुआ और 12 तक चेक किया कि कितने यहाँ पे डॉट आ रहे हैं और कितने ऐट आ रहे हैं, ठीक है, एट द रेट कितने आ रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो लूप चला हुआ है ये क्या चेक कर रहा था कि कितने ऐड थे और कितने डॉट थे। तो ये तो पता चल गया। तो फाइनली हमको वैल्यू जो मिली 80 की, वो 80 की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 1। और डॉट की वैल्यू कितनी मिली हुई है, वो भी 1 मिली हुई है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि कंडीशन कि 1 जो है क्या इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 1 तो 1 के इक्वल होगा। और डॉट की वैल्यू जो होगी वो चेक करेगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है ना। तो दोनों की दोनों जब कंडीशन ट्रू है तब ये इफ में एंटर करेगा, ठीक है। तो जब इफ में एंटर करेगा तो अब यहाँ पे अगली कंडीशन चेक करेगा। अगली कंडीशन क्या दी गई, कंडीशन नहीं है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अगले जो स्टेटमेंट में लिखा है कि p इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जैसे इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ अगर इसमें जैसे एट द रेट लिखा है, तो एट द रेट का इंडेक्स पूछेगा कि एट द रेट का इंडेक्स क्या है।
मतलब ये जो कैरेट फंक्शन होता है, तो कैरेट का सेम अपोजिट है ये, कैरेट का अपोजिट है। कैरेट में क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्स बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने 3 लिखा, तो 3 इंडेक्स पे कौन सा लेटर है वो ये बताता है। लेकिन अगर हम जो है कोई लेटर पूछें कि उस लेटर का इंडेक्स क्या है, तो ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन बताता है। ठीक है। तो जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ पे, एस इक्वल टू क्या था, ABC, ये एक ईमेल आईडी है मान लीजिए, @gmail.com, ये एक ईमेल आईडी थी, है ना। तो इस ईमेल आईडी में पूछ रहा है कि एस डॉट इंडेक्स ऑफ, मतलब एस स्ट्रिंग में का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे जैसे 0 1 2 3, तो का इंडेक्स इसको मिल गया 3। फिर उसके बाद क्यू इक्वल टू कह रहा है कि एस डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, तो डॉट का इंडेक्स क्या है, तो इसी के आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, तो जो डॉट का इंडेक्स है वो क्या है, 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है। तो अगला वाला जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है S1, इसमें क्या किया जा रहा है कि एस डॉट सब स्ट्रिंग P+1, P+1 का मतलब P की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है, तो P+1 यानी कि जो P की वैल्यू है उसमें +1 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद Q की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 9। यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 9। तो जो सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो पहली वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे सबस्ट्रिंग लिखा है, सबस्ट्रिंग, तो इसमें पहले वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है एंड वैल्यू। तो एंड वैल्यू से हमेशा एक कम तक चलता है। ठीक है। तो स्टार्ट वैल्यू जहां से स्टार्ट होगी स्ट्रिंग, और एंड वैल्यू मतलब उससे एक कम तक चलेगा। तो स्टार्ट वैल्यू जब देखेंगे हम लोग P+1, तो यानी कि 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। और एंड वैल्यू जो Q दी है, तो Q की वैल्यू 9 है, तो 9 - 1 यानी कि कहाँ तक चलेगा, 8 तक। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, जो भी इंडेक्स दिया होगा उस स्ट्रिंग में उस इंडेक्स की वैल्यू को निकालेगा। तो जैसे हम लोग देखेंगे तो 4 से लेके 8 तक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ रही है जीमेल, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, जीमेल। तो ये जो है यहाँ पे जो S1 था उसमें वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, जीमेल। ये एक स्ट्रिंग यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकल के आ गई। ये कैसे निकला आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे P+1 की वैल्यू यहाँ से ले लिया, जो 4+1 करके यहाँ पे आ जाएगा 4, 3+1 करके 4 आ जाएगा, और 9 - 1 यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 से लेके 8 तक की वैल्यू जीमेल निकल के आ गई, तो ये आ जाएगा S1 में। फिर अगले S2 में क्या निकालना है हमको, अब S2 में क्या निकालना है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग में एक ही वैल्यू देते हैं, एक ही वैल्यू का मतलब हो गया कि वो स्टार्ट वैल्यू होगी फिर। ठीक है। एंड वैल्यू तो दूसरी दी नहीं है, तो स्टार्ट वैल्यू दी है। तो स्टार्ट वैल्यू जो दी है वो क्या दी है, Q+1। तो Q की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना निकाला हुआ था यहाँ पे ऊपर, 9। तो 9+1 यानी कि कितना हो गया, 10। तो यानी कि जो स्ट्रिंग है एस डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से। तो 10 के आगे जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो पूरा का पूरा ले लेगा। तो जैसे यहाँ पे 10 के आगे, जैसे 10 पे क्या है, कॉम लिखा हुआ है, सी है, फिर 11 पे ओ है, और 12 पे एम लिखा हुआ है। तो 10 11 12 में जो वैल्यू आएगी वो निकल के क्या आएगी, यहाँ पे कॉम निकल के आएगी। ठीक, इतना क्लियर हुआ। मतलब इस वाली स्ट्रिंग में अगर हम देखें, जो S1 था, S1 में जीमेल निकल के आया, और जो S2 था उसमें क्या निकल के आया, कॉम निकल के आया। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम जो है पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं जो भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो फाइनली हमको वैल्यू मिली हुई थी, इसमें क्या मिली थी, पी में, पी में मिला था 3, इसमें मिला था 9, इस वाले में मिला हमको जीमेल, और इस वाले में S2 में क्या मिला, कॉम मिला हुआ है। ठीक है। देखिए जैसे जब जैसे जैसे मैं ड्राई रन करके आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप अपने कॉपी में जब तक इसको निकालेंगे नहीं, तब तक ये लॉजिक एकदम क्लियरली आपको सटीक दिमाग में बैठेगी नहीं, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम आसानी से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको जब तक ड्राई रन नहीं करके बताना होता है तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ये डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो बच्चे एकदम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगले वाले इफ में कंडीशन चेक हो रही है कि s डॉट इक्वल्स जीमेल। एस वन में वैल्यू कितनी है जीमेल, तो कह रहा है कि क्या जीमेल, जो एस वन में वैल्यू है जीमेल की, वो क्या इक्वल है। इक्वल जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को कि वो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे भी जीमेल लिखा हुआ है, तो जीमेल हमारा जीमेल के तो इक्वल है ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी पूरी की पूरी, ये ट्रू हो जाएगी। ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो गई। अगली कंडीशन चेक कर रहा है कि s2 डॉट इक्वल्स, s2 की वैल्यू कितनी है, कॉम है। तो कॉम क्या कॉम के इक्वल है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो रही। तो दोनों की दोनों जब कंडीशन ट्रू होगी तभी तो एंड ट्रू करेगा इसको। तो जब ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या मिला इसको, कंडीशन दोनों की दोनों ट्रू मिली। तो यहाँ पे एसओपी में क्या प्रिंट करेगा, जो भी ईमेल आईडी एंटर की थी वो, और उसके साथ साथ क्या प्रिंट करेगा, दिस मेल आईडी इज वैलिड। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा ड्राई रन होगा इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो आइए इसको ब्लूजे पे हम चला के चेक कर लें जो कोड यहाँ पे लिखा है वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ब्लूजे में मैंने प्रोग्राम बना रखा है, ये सेम कोड है ना। तो इसको जो है कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम इसकी जो है, जो चेक मेल आईडी नाम की क्लास बनी हुई है इसको वाइड मेन के थ्रू रन करा देंगे। रन कराने पे यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि एंटर द मेल आईडी फॉर चेकिंग वैलिड और इनवैलिड। तो यहाँ पे हम जो है एक मेल आईडी एंटर करते हैं। जैसे कि तो पहला तो एग्जांपल जो दिया था उसी को चेक कर लेते हैं, ICSC2024@gmail.com। ये स्ट्रिंग है, इसको एंटर किया। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ICSC2024@gmail.com, दिस मेल आईडी इज वैलिड। ये तो वैलिड चेक करके बता दिया। अगली बार इसको हम जो है चलाते हैं चेक करके कि ये वैलिड बता रहा है कि नहीं। इसको क्लोज करते हैं, फिर से राइट क्लिक करते हैं क्लास पे, ओके किए, और यहाँ पे फिर से एक मेल आईडी कोई भी एंटर करते हैं, मान लीजिए ICSC2024@yahoo.com कर देते हैं। ठीक है, एंटर किए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस मेल आईडी इज इनवैलिड। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो एट द रेट के बाद है वो याहू लिखा हुआ है और डॉट कॉम लिखा हुआ है। तो जो याहू लिखा है तो याहू तो जीमेल के बराबर होगा नहीं, तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए क्या बता रहा है ये, दिस मेल आईडी इज इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है आपका। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। और इसको अगर आपको मतलब अपने उसमें कोड में लिखना हो ब्लूजे पे, तो इसको जो है रन करा के भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसे रन कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सारे वीडियो ना देखे हों तो एक एक करके, ऐसे ही जैसे मैंने इस वीडियो में ड्राई रन करके बताया हुआ है, ऐसे ही मैंने हर एक वीडियो में जो एक एक क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहाँ से प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हम जो है इस क्वेश्चन में जो भी मतलब जो आप पूछेंगे उसका हम ड्राई रन करके आपको पूरा डिटेल में व्हाट्सएप कर देंगे, या उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे, तो और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं आसानी से, तो वो भी ताकि समझ पाएँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।